गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कल के टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में क्या हम लोगों को पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, जिसे हम अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा। देन इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा हमने। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप पढ़े, दो टाइप थे, एवरेज रेट यानी औसत वेग एंड सेकंड था इंस्टेंट रेट, जिसे हम क्षणिक वेग कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हमारे जो वेग अभिक्रिया के जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसकी यूनिट निकालना सीखा था। देन इसके बाद दो ग्राफ बताए गए थे। पहला ग्राफ था आपका टाइम रिएक्शन, टाइम और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच में, यानी समय और जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता के बीच में ग्राफ था। अभिकारक की सांद्रता घट रही थी समय के साथ और उत्पाद की बढ़ रही थी। एंड सेकेंड था हमारा टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है, यानी कि टाइम के साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो घटता जाता है। उसका रीज़न कुछ ये था कि हमारा जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला जो आपका फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, एक तो अभी मैंने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक की सांद्रता। और ये किस तरह से अफेक्ट करता है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रिएक्टेंट की वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम के साथ आप कंसंट्रेशन घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे रिएक्टेंट की, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आखिर रिएक्शन कैसे होगी। जैसे फॉर सपोज कि एक ये बीकर लिया हमने और इसमें हमने कुछ सब्सटेंस, फॉर सपोज ये एक सब्सटेंस डाला और फिर इसमें हमने एक दूसरा सब्सटेंस बी डाला। क्लियर है। एक और बीकर ले लेते हैं, चलिए आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। उसका इसमें हमने ये जो एक सब्सटेंस ए डाला और ये थोड़ा सा हमने ये दूसरा सब्सटेंस बी डाल दिया। तो रिएक्शन होने के लिए जो हमारे जो दो रिएक्टेंट होते हैं या रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आपस में कोलाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका आपस में टकराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उनके बीच में जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, वो टूटेंगे नहीं और नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, यानी पुराने बंध टूटेंगे नहीं और नए बंध बनेंगे नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक पदार्थों या अणुओं के बीच में पुराने बंध का टूटना तथा नए बंध का बनना। तो जब ये मॉलिक्यूल टकराएंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम लेंगे तो इनके टकराने के जो चांसेस, क्योंकि ये थोड़ा दूर रहेंगे तो इनके टकराने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। बट अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उनके टकराने के जो चांस है वो भी बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे, तो उनका जो रेट है रिएक्शन करने का, अभिक्रिया करने की जो दर है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स के टकराने की जो कंडीशन है, अवस्था है, वो कम हो जाती है और हमारा अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन इसके बाद दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है, हम सभी को पता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है भाई, अभी मैंने बताया कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसमें मैंने बताया ना कि जितना ज़्यादा वो टकराएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी रिएक्शन का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक तरह से आप हीट एनर्जी बढ़ा रहे हो, यानी ताप बढ़ाने पर जो ऊष्मा होती है, अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो आप बढ़ाओगे, और अगर अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उनका जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट्स वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल
इंक्रीज, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो प्रभावी टक्कर होती है अणुओं की उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है, शायद कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना हो, इसको कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक माने प्रेरित करने वाले। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे, जो किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों करते हैं। अगर आपका जो कैटलिस्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक अगर आपने उपयोग किया है, तो फिर आपकी रिएक्शन का जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। एंड अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ किया है तो फिर जो आपकी रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसा ये कैसे करते हैं? तो कैटलिस्ट जो है या तो केमिकल सब्सटेंस जिसको रिएक्शन करना है, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो अभिकारक अणु है, उनमें उन मॉलिक्यूल्स को या तो आपस में पास लाने का काम करेंगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टकराएं, या फिर एक दूसरे से दूर करने का काम करेंगे जिससे वो कम से कम टकराएं। अगर वो पास लाने का काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर दूर भेजने का काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि कैटलिस्ट कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में जो है एक चैप्टर हमारा, दैट इज़ आवर 5th यूनिट, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन के नाम से जाना जाता है, उसी में हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए कैटलिस्ट जो है वो दोनों चीज़ कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कैसे यहाँ पर इफेक्ट करने वाला है? तो ये इसी तरह से इफेक्ट करने वाला है। जैसे फॉर सपोज सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा पीस एक मॉलिक्यूल का ले लिया और एक पीस ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, दो सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में टकरा करके रिएक्शन करने वाले हैं। अगर एक स्फेयर का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, वॉल्यूम का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर ये इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो फॉर सपोज हमारा जो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, और हमने एक बड़ा सा स्फेयर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक बड़ा सा स्फेयर ए का ले लिया, एक बी का ले लिया। अब जब ये दोनों टकराएंगे तो इनका केवल ये जो सरफेस है केवल यही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाएगी। अब दूसरे कंडीशन में क्या करो कि इसके जो है स्मॉल स्मॉल पीस कर लो, इस बड़े वाले के हमने क्या कर लिया? स्मॉल पीस, और इसी तरह से इस बी वाले के भी क्या कर लिया? हमने स्मॉल पीसेस कर लिया। तो सब्सटेंस वही है, सब्सटेंस हमने उतना ही लिया जितना पहले ए लिया था, उतना ही अभी भी ए लिया, लेकिन यहाँ पर हमने इसके स्मॉल पीस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बी को भी हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप देखें तो दोनों में जितना आपने सब्सटेंस लिया है उन दोनों में जो सरफेस एरिया है दोनों सब्सटेंस का वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है कि अगर आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने पर जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो प्रभावी टक्कर होती है अणुओं की वो बढ़ जाती है। देन इसके बाद फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर, दैट इज लाइट। इतना बहुत होगा, ये लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में, यानी कि वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में लाइट, जैसे हम प्रकाश भी कहते हैं। लाइट का मतलब क्या है? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें फोटोसिंथेसिस, सबको पता है प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब वाटर से रिएक्शन करती है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस भी रहता है, दैट इज क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारा प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज का ये फॉर्मेशन करते हैं, साथ में जो ऑक्सीजन गैस है वो लिबरेट होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है?
सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करता है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोलिसिस हमारी रिएक्शंस होती हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उनके अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। और ऐसी रिएक्शंस को अगर आप डार्क में ले जाओगे, अंधेरे में रखोगे, तो फिर ऐसी रिएक्शंस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट टाइप से इफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, चौथा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड फिफ्थ वन इज लाइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड एग्जाम्पल आप खुद से भी इसके डिस्कवर कर सकते हो। आपको सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूँगा, सिर्फ उस पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको खुद से भी अपनी भी प्रैक्टिस करनी है। बुक को एक्सप्लोर करिए, गूगल एक्सप्लोर करिए, और जहाँ से भी आप अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल जो है निकाल सकते हैं उसको निकालिए और उसको जो है नोट करिए। ओके क्लास। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट लॉ। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन होती हैं उसके रेट से रिलेटेड एक लॉ दिया गया है। इसे अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं। बहुत पूछा आता है ये, 1 या 2 मार्क्स में पूछा आता है। अभिक्रिया के वेग नियम से आप क्या समझते हैं, या रेट लॉ ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है। रेट लॉ में ये कहा गया कि हमारा जो रेट होता है, वेग होता है, वेग का मतलब रेट, आर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या होता है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो अभिकारक होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसकी सुटेबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सुटेबल पावर का मतलब यहाँ पर किससे, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में पहुँच जाओ। आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ाया गया था, जहाँ पर हम लोग कहते थे क्या कि अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सुटेबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप रिएक्शन लिखते थे, एक रिएक्शन जैसे अगर मैं बहुत बार मैंने दी है आपको रिएक्शन क्लास 11th में, और सपोज N1 मॉलिक्यूल A के हैं, N2 मॉलिक्यूल B के हैं, और रिएक्शन करके M1 मॉलिक्यूल C के और M2 मॉलिक्यूल D के फॉर्म होते हैं, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप RF निकालते थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, A की पावर N1 के, B की पावर N2 के, कुछ इस तरह से लिखते थे। और इसी तरह से RB जो होता था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, C की पावर M1 के और D की पावर M2 के। तो मैं यहाँ पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से आपको ये बता रहा हूँ कि रेट लॉ क्या है। रेट लॉ यही कहता है कि जो रेट होता है, जो वेग होता है अभिक्रिया का, वो अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे आप इसकी सांद्रता अभिकारक की बढ़ाते जाओगे, वो अपनी घातांक के अनुसार उसका वेग जो है अभिक्रिया का, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड यहीं पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, साइंस में हम कहीं भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, तो हम उसे जब रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट लाए, तो उस कांस्टेंट से क्या पता चला कि जो वेग होता है, जिसे हम आर से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ये इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इक्वल है। और के यहाँ पर क्या है, के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, यानी वेग स्थिरांक। ये हमारा वेग का। एंड रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला आप x अपॉन टी भी लिख सकते हो या dx अपॉन dt भी लिख सकते हो। अगर आप नॉर्मल या एवरेज रेट की बात कर रहे हो, औसत वेग की बात कर रहे हो, तो x अपॉन टी आएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हो तो dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt दैट इज अवर रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt एंड इट विल बी इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। और कंसंट्रेशन किसकी है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है अभिकारक की, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और एन क्या होता है, अभी आगे आपको चल करके बताया जाएगा। एन को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये टॉपिक अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको बस लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर एन जो है, वैसे तो ये कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितने रिएक्टेंट लिए हुए हैं,
अगर 2 रिएक्टेंट लिए तो पावर 2 होगी, अगर 1 लिया तो पावर 1 होगी। बट रेट लॉ आपको याद रखना है कि जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक के समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद सुइटेबल power, and when we remove the proportionality sign, then there will be a presence of constant k, and this k is called rate constant। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है, उस स्थिरांक को यहाँ पर k से डिनोट किया गया है और इसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट पॉइंट में हमें इस रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट के को समझने के लिए हमें आपको एक जनरल इक्वेशन जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ फिर से। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी, ए कोई अगर एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन करने के बाद बी प्रोडक्ट बनाता है। स्टार्टिंग में अगर टाइम हमारा जो है ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट के हमने मान लिया कि ए मोल प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। एंड आफ्टर टाइम टी, जब टी टाइम हमारा चेंज होता है तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्स मोल बनता है। अगर एक्स मोल हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक्स का। ये एक्स डिक्रीज हो रहा है और ये एक्स इंक्रीज हो रहा है। तो आफ्टर टी टाइम बाद हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बची, इतनी बची। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारा जो कंसंट्रेशन थी वो ए थी, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, ए माइनस एक्स बची। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेट होगा, जिसे हम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, dx अपॉन dt, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड यानी तत्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं हम, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो a माइनस एक्स है इसकी पावर n के, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची टी टाइम बाद, a माइनस एक्स। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो dx अपॉन dt है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स की पावर n आ जाएगा। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, k के लिए आपको, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ निकालना क्या, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो चलो ये भी फॉर्मूला k के लिए बना लो। तो k इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, k इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है रेट इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। कहाँ से आ रहा है, देखिए dx अपॉन dt क्या है, रेट है, वैल्यू किसकी निकालनी, k की। ये जो यहाँ पर है k के साथ क्या है, इनटू में है, तो जब ये चीज़ इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कुछ नहीं किया, k इज इक्वल टू रेट इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। अब इसमें पावर n है, अगर आप कंसंट्रेशन की पावर n को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी रेट इनटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस n। ये यहाँ पर k का फॉर्मूला आ जाता है। तो k का जो फॉर्मूला बनता है वो है क्या, रेट इनटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस n। अब मान लेते हैं यहाँ पर लेट जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट है, कितनी है, एक इकाई। तो अगर आप यहाँ पर 1 रख दोगे तो 1 की आप पावर कुछ भी रख दो, 1 की पावर 1 कर दो, 1 की पावर 2 कर दो, 1 की पावर 100 कर दो, 1 की पावर माइनस में कर दो, 1 की पावर 0 कर दो, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जब आपने सांद्रता एक इकाई मान ली, कंसंट्रेशन 1 यूनिट मान ली, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन k जो हो जाएगा वो dx अपॉन dt, या जिसे हम रेट कह रहे हैं, उसके इक्वल हो जाएगा। तो k जो होता है यूनिट कंसंट्रेशन के लिए यानी इकाई सांद्रता के लिए अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो ये दे सकते हो कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा जिसमें जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता इकाई मोल पर लीटर दी हुई है। यानी when the concentration of reactant is unit mole per liter then the rate constant will equal to the rate of reaction। अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट होता है k। इसके लिए आप फॉर्मूला जो है यहाँ पर बना सकते हो, मैंने फॉर्मूला बनाया एंड देन इसके बाद कंसंट्रेशन को 1 यूनिट मान के ये k इज इक्वल टू रेट के इक्वल दिखा दिया। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट ऑफ के, ये के की यूनिट है।
तो के की यूनिट निकालने के लिए आपको के का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। के का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू है रेट इनटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस एन, जहाँ पर माइनस एन क्या है, एन याद रखिएगा, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में अभी हमें आगे पढ़ना है। हिंदी में से अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं अब इसका। फॉर्मूला तो बन गया, यूनिट बनाते हैं। के की यूनिट क्या निकलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कल बताया था आप लोगों को। देखिए रेट क्या होता है, रेट होता है dx अपॉन dt या x अपॉन टी। x क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, और t क्या होता है, टाइम होता है। और कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। ये कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, तो ऊपर आकर के सेकेंड इनवर्स। तो रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जिस बच्चे को नहीं आता है, कल मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में इसकी यूनिट बताई है। देन इनटू में यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन की पावर माइनस एन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताई, अभी बताई मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस एन। अब यहाँ से आई थिंक इतनी मैथ सबको आती है कि क्या करना है, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इनटू मोल की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगी, एंड लीटर की पावर -1 इंटू माइनस एन प्लस का एन। जिसको नहीं आता है लॉ मैं बता देता हूँ, ए की पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो ये जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा a की पावर m इंटू एन, यही यहाँ पर हुआ है। लीटर की पावर -1 थी और इस पूरे की पावर -n थी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, -1 इंटू माइनस एन प्लस एन। अब इसके बाद बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका भी बेस सेम है तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो के की यूनिट क्या आ गई, के की यूनिट बन गई मोल की पावर, यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ कितनी है -n है, तो मोल की पावर 1 माइनस एन। लीटर की पावर यहाँ कितनी -1 है, यहाँ कितनी n है, तो n -1, n प्लस का 1 माइनस का, और साथ में सेकेंड इनवर्स। ये आ जाती है के की यूनिट, जहाँ पर n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अब जो n की वैल्यू, जिस भी ऑर्डर की आपकी रिएक्शन होगी, वैसे आपके सिलेबस में 2 ही ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है। तो आप जो है इन दोनों के लिए k की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी रिएक्शन 0 ऑर्डर की होगी, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 0 होगी, कब होगी बताएंगे। एंड उस कंडीशन में यहाँ पर n की जगह पर जब आप 0 रखोगे तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आप रख के देख लेना, रफ में सॉल्व करिएगा, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी कि जब हमारी जो रिएक्शन होती है वो 0 ऑर्डर की होती है, उस कंडीशन में उसके रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एंड उसके रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, वो दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और रीज़न आप साफ यहाँ पर देख सकते हो, इस फॉर्मूले में n की जगह पर 0 रख दोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू 1 होगी तो जो k है वो रेट के क्या हो जाएगा, इक्वल। अभी ऊपर बता के आ रहे हैं। बट अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, माने 0 ऑर्डर नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, अभिक्रिया की कोटि 1 है, तो n की जगह 1 रखोगे, यहीं पर 1 रख के देख लेना, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। मोल की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, लीटर की पावर 0 का मतलब 1, बचा क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसके लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको मैंने रेट कांस्टेंट बता दिया, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दिया, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दी, एंड 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए k की क्या यूनिट निकल के आती है वो मैंने बता दी। ध्यान रखिएगा, ये k की जनरल यूनिट है, सामान्य इकाई है। सामान्य का मतलब किसी भी अभिक्रिया के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये तब आती है जब आपको अभिक्रिया की कोटि बताई ना हो। आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेट कांस्टेंट जो k होता है, वेग स्थिरांक जो होता है, उसकी इकाई क्या होती है, तो आप ये लिख के आओगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आप ये लिख के आओगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आप ये लिख के आओगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ये जनरल इक्वेशन है, यानी जनरल यूनिट निकल के आई है, जहाँ पे n की आप अलग अलग वैल्यूज रख करके k की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आज के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रख रहे हैं, कल हम लोग इसमें जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।